तो सबसे पहले बात रशिया यूक्रेन जंग की, जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं यूक्रेन पे रशिया की जानिब से। और आपको बता दें कि लोगों को जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको राहत अब तक नहीं मिल पा रही थी और वहां से इनखला का इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी जारी है। जो हिंदुस्तानी शहरी वहां पर बंद है उनको वहां से इवैक्यूएट करने की भी प्रोसेस जारी है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन से शहरियों के इनखला के लिए रूस ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया, तो ये अच्छा कदम है। लेकिन रूस का कहना है कि वो यूक्रेन से राहदारी इस तरह खोलने का मंसूबा बना रहा है जो रूस या उसके हलीफ बेलारूस को जाती हो। कीव का कहना है कि रूस का यह कदम सस्ती शोहरत हासिल करने पर मबनी है। रूस ने कीव, खार्किव, सूमी और मारियोपोल से राहदारी बनाने का ऐलान किया है। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस फौजी साजो सामान इकट्ठे कर रहा है ताकि भरपूर हमला कर सके। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के एक और जनरल को मार गिराने का दावा भी किया है। खार्किव में रूस के एक सीनियर कमांडर गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। बताया जा रहा है कि महलू कमांडर का ताल्लुक रूस की 41वीं आर्मी से था। 13 दिनों से हमले जारी है। तो महाराष्ट्र सरकार में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के हंगामा जारी है। लगातार ऑपोजिशन जो है नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी लगातार एहतजाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियत उमूर नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के असेंबली की सीढ़ियों पर एक बार फिर बीजेपी का एहतजाज देखने को मिला। एक बार फिर नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बीजेपी अरकान असेंबली ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। लेकिन आज भी ऑपोजिशन के एहतजाज को हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज किया गया। इस पूरे मामले पर बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर विधानसभा के सीढ़ियों पर बीजेपी एक आक्रामक भूमिका नजर आ रही है। आशीष जी हमारे साथ बात करें। सर, लगातार दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन है, आप लोग सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं रुख अड़ेपन नजर आ रहा है। सरकार ने आंख कान नाक बंद किए, इसका मतलब लोगों ने बंद किया ऐसा नहीं है। जनता इस बात से उत्तेजित है। बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों के साथ मंत्री व्यवहार करता है। अल कायदा, जैश ए मोहम्मद की जो संगठनाएं हैं उनके साथ काम करने वाले लोगों से बैठक करता है और इस प्रकार के मंत्री को सरकार प्रोटेक्ट करती है। इसके खिलाफ जनता की आवाज ये भारतीय जनता पार्टी बुलंद कर रही है। एनसीपी या उनके नेताओं का कहना है कि अभी तक जो सबूत दिए गए हैं कहीं दोषी नहीं पाए जा रहे। जब तक दोषी नहीं होंगे तो हम इस्तीफा नहीं लेंगे। देखिए, कोर्ट ने रिमांड एप्लीकेशन पे ऑर्डर क्या किया वो पढ़े। अपन ने आंख बंद की है, इसके लिए जनता ने बंद नहीं की है। एनसीपी ये पूरी आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा, क्योंकि लगातार दूसरे सप्ताह भी आंदोलन, जब तक इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन और तेज चालू होगा। आशीष जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक आंदोलन नहीं होता है तब तक वो किसी भी तरीके से अपने जो आंदोलन है उसके पीछे नहीं लेंगे। देख सकते हैं कि विधानसभा की सीढ़ियों पर किस तरह से जो बीजेपी के आला नेता है वो मौजूद हैं और वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में जो मंत्री नवाब मलिक है उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब तक ये इस्तीफा नहीं होता है तब तक इसी तरह से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर वो इस्तीफा मांगते रहेंगे। मुंबई से संतो दिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। मुहिब्बान उर्दू के जो मुतालबे हैं वो तस्लीम किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुहिब्बान उर्दू है उनको राहत मिल पा रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना की तरह ही पड़ोसी मुल्क पर माफ़ कीजिएगा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मुहिब्बान उर्दू के देरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का फैसला किया है। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरबराही में रियासत के काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें रियासत आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने की करारदाद पेश की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। वाज़ेह है कि इससे कब्ल रियासत के चुनिंदा अजला ही में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल था। अस्सलामु अलैकुम। हुकूमत के इस फैसले का हम खैर मुक़द्दम करते हैं कि वो उर्दू ज़बान को दर्जे दुआम की हैसियत अता की और ये सुनकर तमाम मुहिब्बान उर्दू को मसरत हुई। हम हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं और इस फैसले का हम काबिल क़दर एहतराम भी करते हैं। बस इसका मोहब्बत का तकाज़ा है कि वो हर हाई स्कूल में इसको लुज़ूम करे ज़बान दुआम की हैसियत से।
यूपी में तमाम तर पोलिंग हो चुकी है। 7 फेज में इलेक्शन हुए। लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और अब 10 मार्च को नताइज सामने आने हैं। 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी ने लोगों के दिल जीते हैं और वोट किस पार्टी को मिले हैं। एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि सरकार किसकी बनती है। इस ताल्लुक से आपको बता दें, मुरादाबाद में तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। मुरादाबाद में वाक़ मंडी समिति में वोटों की गिनती होनी है। जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हर असेंबली हल्के के लिए 2 हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में 7 ईवीएम को रखा गया है। इस तरह से एक राउंड में 14 ईवीएम मशीन की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्ट बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। मीडिया को भी हर राउंड के बाद जानकारी दी जाएगी। मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर कार्य चल रहा है और लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ईवीएम मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2-2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई हैं। एक राउंड में हमारी 14 ईवीएम काउंट होंगे और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 31-32 राउंड के आसपास होंगे। तो मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है थोड़ा देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हैं ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो ईवीएम मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण 9 को होगा। अभी कर्मचारियों को ये नहीं अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है और माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में वो तय होगा, उसके बाद उनको अवगत कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे लगभग 18,60,000 वोट पड़े हैं, जो टोटल वोटर्स 24 लाख के करीब हमारे वोटर्स थे, जिसका 67.32% है, जिसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। तो एक बार फिर आपको रशिया यूक्रेन के हवाले से खबर बता दे। रशिया ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान तो किया है, अच्छा कदम है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? किस वजह से जो राहदारी की बात की जा रही है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, क्या वाकई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रशिया चाहता है कि ये कॉरिडोर्स खुल जाए? क्योंकि अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन इस कदम को सस्ती शोहरत हासिल करने पर मबनी बता रहा है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है महलूक कमांडर का ताल्लुक रूस की 41वीं आर्मी से था, जिसको यूक्रेन ने मारने का दावा किया है। वहीं खार्किव से आपको बता दें कि ये दावा किया जा रहा है कि ये जो ऐलान रूस की जानिब से किया गया है आर्जी जंग का, ये सिर्फ एक मंसूबा है रूस की जानिब से, जिससे उस रूस और बेलारूस की तरफ से ही रास्ता खोलने का मंसूबा है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर खालिद जुड़ चुके हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं प्रोफेसर खालिद। खैर मकदम है आपका। खालिद साहब, ये बता दें कि जो ऐलान रशिया की तरफ से किया गया है, आर्जी जंगबंदी बिल्कुल अच्छा कदम है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की राह जो है वो रशिया और बेलारूस से ही जाएगी। इसके पीछे का आप इंटेंशन क्या समझते हैं? तो जो बेलारूस में दूसरी इनकी मीटिंग हुई है यूक्रेनियन डेलीगेशन और रशियन डेलीगेशन की, वहां से थोड़े बहुत मुस्बत नतीजे सामने आए हैं जी। लेकिन जहां तक सवाल है कॉरिडोर का जी, पहले जो जंगबंदी का ऐलान रशिया ने किया था वो फेल हुआ, क्योंकि जंगबंदी के बीच में फायरिंग होती रही और काफी लोग जो थे जंगबंदी में मरे, और दूसरे जंगबंदी का सहारा लेकर के रूस ने अपनी फौजें और अंदर तक ले आया जी। इसका मतलब ये है कि रूस जंगबंदी को भी एक अपने मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जी। दूसरी चीज ये है कि अगर रूस ये चाहता है कि सिर्फ जो लोग आए बाहर निकलें वो बेलारूस और रूस की तरफ ही जाएं, इसका मतलब ये है कि रूस अपना एक और एंगल पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमारा एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, और ह्यूमैनिटेरियन एंगल ये है कि हम उन लोगों को किस तरह से ठीक ठाक रख रहे हैं। और इसलिए जो लोग जो शहरी इसके यूक्रेन के बाहर निकलेंगे
उनको वहां पर इंडोक्ट्रिनेट भी किया जाएगा कि देखो हम तो आपके खैर ख्वाह हैं, ये तो जो लीडरशिप है ये आपके खिलाफ है, जैसा कि वो पहले भी कह रहे हैं कि हमारा लोगों के साथ कुछ नहीं है, ये आप हमारे भाई हो, आप हमारे में से हो, आप रशियन बोलते हो, हमारा कल्चर सेम है, ये चीजें वो पहले भी रूस प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस चीज के लिए जब ये शहरी वहां पर जाएंगे रूस में, तो वो इस तरह से उनको इंडोक्ट्रिनेट करेगा। रूस की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि किसी ना किसी तरह से हर हरबा इल्ला इस्तेमाल करके रूस की जो लीडरशिप को उसको यूक्रेन की लिडरशिप को मिलिट्री लिहाज से भी और दूसरे हर तरीके से उनको डिमोरलाइज किया जाए। और ये उसमें से एक कदम है रूस का कि सिर्फ हम कॉरिडोर जो है उन लोगों को देंगे जो बेलारूस में एंटर करेंगे और रूस में एंटर करेंगे, जबकि कॉरिडोर होना चाहिए कि हर एक शहरी के लिए कि भी आप इतने दिन से इतने दिन तक जंग बंदी होगी, जो भी जहां चाहता है सेफली जा सकता है। रूस ऐसा नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि रूस की इंटेंशन जो है वो डिफरेंट है। जी बिल्कुल प्रोफेसर खालिद साहब, तो ये कहीं ना कहीं एक बात ये भी यहाँ पर कि जो हलीफ है यूक्रेन के वो क्या रशिया के रास्ते से जाना चाहेंगे, और दूसरा ये कि क्या ये एक तरीका है आइसोलेट करने का, एक मंसूबा बनाया जा रहा है बड़े हमले का? देखो, जो खार्किव है या जो क्रीमिया के साथ लगते इलाके हैं, वहाँ के लोगों को एंट्री तो रूस में ही बेहतर होगी, क्योंकि वो नजदीक है। जो अगर वो लोग जो हैं वो जाना चाहें स्लोवेकिया या रोमानिया या अपने पोलैंड, वो बहुत दूर है जी। इसके लिए उनके लिए ज्योग्राफिकली कंटिगुअस जो है वो जो एरिया नजदीक जो है वो वही है जी। लेकिन सवाल ये है कि रूस वाकई जंगबंदी करना चाहता है या नहीं करना चाहता जी। रूस जंगबंदी का सहारा लेकर के अपने मंसूबों की जो है किस तरह से तकमील करना चाहता है, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरे ये है कि रूस ने जिस तरह की शराइत रखी है और उन शराइत को आगे बढ़ाता जा रहा है यूक्रेन के लिए, उसमें अगर हम देखें तो रूस पूरी तरह से यूक्रेन की लीडरशिप को अपने हाथ में लेना चाहता है। जिस तरह की शराइत उन्होंने क्लियरली जो शराइत पहली बार रखी है कि आप क्रीमिया को भी रिकॉग्नाइज करो, आप जो दो इलाके अलग हुए हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करो कि वो सेपरेट हैं, आप अपने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके न्यूट्रलिटी का लफ्ज डालो कि हम न्यूट्रल रहेंगे हमेशा के लिए। इस तरह की चीजें जो है उससे क्लियर इस चीज की इंडिकेशन आती है कि रूस जो है वो अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हर तरह की डिप्लोमेसी, मिलिट्री इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल प्रोफेसर खालिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, राहुल कनाल के घर पर आईटी का छापामार कार्रवाई हुई है। आदित्य ठाकरे के करीबी है राहुल कनाल। राहुल कनाल शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महा सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं। आपको बता दें कि राहुल कनाल के घर पर आईटी ने छापा मारा है। आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं राहुल कनाल, और साथ ही आपको बता दें कि राहुल शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी हैं। तो आईटी का छापा राहुल कनाल के घर पर। राहुल कनाल जो कि आदित्य ठाकरे के करीबी हैं, साथ ही साथ शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी हैं। एक तरफ महासरकार में काफ़ी हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी लगातार इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल कनाल के घर पर छापामार कारवाई हुई है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली, तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणाच झालेली आहे। या सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। जिसने किया नहीं उसको डरने की बात नहीं है।
जिसको अपनी बात कहनी है उसको न्यायालय और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मुंबई में 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया और मुंबई वासियों को सेवा दी है, ये कहने वाले शिवसेना के सत्ताधीशों पर मुंबई वासियों का भरोसा नहीं है। मुंबई की हालत ये खस्ता होकर सिर्फ कंत्राटदार, ठेकेदार, इनका टक्का और कट कमीशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी चल रही थी, मुंबई वासियों का मानना है। और इसके लिए इस कार्रवाई से चिल्लाने वालों को सिर्फ 2 गाने में सुनाना चाहता हूं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और दूसरा चोर मचाए शोर। हमारे नुमाइंदे प्रशांत बराह रास्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्रवाई हुई है छापामार आईटी की राहुल कनाल के घर पर, वहीं इस हवाले से काफ़ी हंगामा भी बर्पा हो गया है। प्रशांत। बिल्कुल, देखिए आज सवेरे 5 बजे की बात की जाए तो सिर्फ राहुल कनल ही नहीं बल्कि मुंबई के वेस्टर्न सबब के एक नेता हैं संजय कदम, उनका नाम है, उनके घर पे भी छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दी जा रही है। वो भी शिवसेना के नेता है। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है आरटीओ का एक ऑफिसर है जो एक शिवसेना के बड़े नेता का करीबी माना जा रहा है, उसके घर पे भी इनकम टैक्स से छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 3 जगहों पर इनकम टैक्स के विभाग की छापेमारी की प्रक्रिया सुबह से चल रही है। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से कहा कि महाराष्ट्र कभी झुकेगा नहीं, इसे लेकर के बीजेपी आक्रमण हो चुकी है। आशीष शेलार ने खासतौर पर जो 2 गाने बताए वो सभी ने सुने कि चोर मचाए शोर, और साथ ही नीतीश राणे अभी कुछ मिनट पहले ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र को बेचने वालों के सामने महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं झुकेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रही कि केंद्रीय सभी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि चुनाव जो है महाराष्ट्र में नज़दीक आ रहा है, और देखा जाए तो बीएमसी चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, आयकर विभाग और ईडी विभाग अगर कहीं पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने चोरी नहीं की तो इनको किस बात की डर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए राजनीति महाराष्ट्र में गर्माती जा रही है। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने खड़ी हुई है। इलेक्शन जो है देखा जाए तो बीएमसी का सामने सबसे बड़ा बजट मैं आपको बता दूं 40,000 करोड़ का बजट जो है बीएमसी का होता है। यानी एक बहुत बड़ा एक चुनाव अगर कहा जाए महाराष्ट्र के लिए तो बीएमसी का चुनाव कहा जाता है। तो ऐसे में चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने उतर चुकी है। एक तरफ जहां इनकम टैक्स और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की बात जब सामने आती तो शिवसेना जो है बीजेपी पर टारगेट करके इशारा देती है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जो है चुनाव आते ही जो है बीजेपी कर रही है। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में जब चुनाव आए थे तो वहां पर भी बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया था। लेकिन वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर इन्होंने चोरी नहीं की है तो आखिर बिल्कुल लगातार प्रशांत बीजेपी का जवाब यही रहता है कि अगर कोई चोर नहीं है तो उसको डरने की क्या जरूरत है। प्रशांत, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि महा सरकार के लिए एक और झटका इसको कहा जा सकता है क्योंकि राहुल कनाल के घर पर आईटी ने छापा मारा है। राहुल कनाल शिवसेना यूथ विंग के लीडर है और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के करीबी भी हैं। आज आलमी यौम ख़वातीन है, तो नाज़रीन आज का दिन सिर्फ मुबारकबाद देने का नहीं है, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स मुनक़िद करने का नहीं है। आज के दिन पर यह एहसास खुद को दिलाना कि ख़वातीन की इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी क्या है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना और उसको एक्सेप्ट करना आज के दिन की अहमियत होनी चाहिए। अब देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। आलमी यौम ख़वातीन मनाने का मकसद मर्दों को ख़वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना है। आज के दिन की मुनासबत से सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसों और जलसों का इनकाद किया जा रहा है। उन्हें आईन की रूह से हासिल हकूक़ पर अमली निफाज करने और उन पर होने वाले जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद के खात्मे के अहद की तजदीद की जा रही है। हर साल इन मुबाहिसों और करारदादों के बावजूद हमारे मुल्क व मुआशरे में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात रोज़ाना रोनुमा होते हैं जो इंसानियत सोच और जहनों को झंझोड़ देते हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है
कि ख़वातीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़्क़िदा प्रोग्रामों में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही होता है। अमली इक़दाम के लिए मजबूत क़ुव्वत इरादी का फ़ुक़दान है, जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि रहनुमा और मुआशरा दोनों बेहिस हो चुके हैं। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी बनकर समाज में एक अहम किरदार अदा करती है। समाज की अहमियत और खिदमात का मोतरिफ नहीं है। इस यादगार दिन पर किए जाने वाले अहद को अमली जामा पहनाने की काविशें हर सतह पर करने की जरूरत है, क्योंकि बकौले अल्लामा इक़बाल, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरू। वाज़ेह है कि आलमी यौम ख़वातीन सबसे पहले 28 फरवरी 1909 में अमरीका में मनाया गया। पहली आलमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपनहेगन में मुनक़्क़िद की गई। 8 मार्च 1913 को यूरोप भर में ख़वातीन ने रैलियां निकाली और प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, और अब बरसों से 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम ख़वातीन मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ख़वातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं, चाहे मीडिया हो, स्पोर्ट्स हो या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंसेस। हर शोबे में ख़वातीन अपना लोहा मनवा रही हैं, अपना मेडल प्रूव कर रही है। आपको बता दें, कर्नाटक के रायचूर की बुशरा मतीन नामी तालिबा को 16 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। VY टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेलगाम की जानिब से ये गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बुशरा मतीन नामी तालिबा ने BE सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में उम्दा मुजाहरा किया है। यूनिवर्सिटी में 10 मार्च को 21वां कॉन्वोकेशन प्रोग्राम मुनक़्क़िद होगा। कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में रियासी गवर्नर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शिरकत करेंगे। ये जो अचीवमेंट मुझे हुआ है, ये मैंने ख्वाब में सोचा था 3 साल पहले कि मैं भी एक दिन ये गोल्ड मेडल लूँगी, पर इतना रिकॉर्ड ब्रेक करके लूँगी ये कभी नहीं सोचा था। मेरे अल्लाह ने नवाजा है, 16 गोल्ड मेडल से ये हकीकत किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। ये गोल्ड मेडल्स जो मेरे को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मिल रहा, जो 10 मार्च को है, वहाँ पे मेरे को 8 सेम में एग्रीगेट हाईएस्ट मेरा ही है पूरे ब्रांचेस में, उसका मेडल मिल रहा है। और पूरे सेम्स 1 से 8 तक हाईएस्ट मेरा ही है, उसका गोल्ड मेडल मिल रहा है। गर्ल्स टॉपर में मेरा ही हाईएस्ट है, उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो ऐसे 16 गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं मेरे को। मैं यही कहूँगी कि इंडिया हमारा सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और जो अब जस्टिस है वो हमारे इंडिया के, मेरे को उस पर फेथ है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हाई कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता वो हम सबके लिए अच्छा हो। मेरे एकेडमिक्स में, मेरे एजुकेशन वाइज में तो मेरे को कभी ये हिंडरेंस नहीं हुआ है, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन फिल वक्त जब हिजाब का सिचुएशन चल रहा, उसमें मेरी बहन SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एरमरस कैंप में ही पढ़ रही है, और वहाँ पे तो कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, कुछ हिंडरेंस नहीं हुआ। हमारे फैकल्टी ने सपोर्ट किया है उन लोगों को, ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।